दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 48 घंटे पहले ही सरकार ने अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया था और 48 घंटे के बाद जब आज कैबिनेट की बैठक हुई तो उस कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी गई कि अब किसान अपने अनाज की कीमत खुद ही तय करे, जहां मन चाहे जिस बाजार में चाहे वो बेच दे। यानी अगर किसान अपने अनाज की कीमत खुद तय करे तो फिर इस देश के भीतर में एमएसपी की जरूरत क्या है। अभी इसकी सफाई नहीं हुई है कि एमएसपी के ऊपर वो बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, और इस पर भी सफाई नहीं आई है कि एमएसपी की जो कीमत निर्धारित की जाती है बाजार उससे कम में अगर खरीदने की स्थिति बना देता है तो किसान क्या करेगा, अभी नहीं बताया गया है। यानी देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था के मातहत काम करने वाले किसान, मजदूर, मिडिल क्लास या फिर कॉरपोरेट इंडस्ट्री या फिर बैंक, किसी भी चीज की जानकारी क्या मौजूदा वक्त की सत्ता और सरकार को नहीं है। आज यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बीते एक बरस में आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पर जो भी उपाय इस देश की सरकार ने किए, जो भी रियायत अलग अलग सेक्टर को देने का ऐलान किया, जो भी इकोनॉमिक पैकेज देने की बात की, उसका असर किसी भी रूप में इस देश की अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं पड़ता है। और अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि उस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में बेहतर स्थिति क्यों नहीं आती है। तो क्या यह देश बिना इकोनॉमी के चल रहा है? दरअसल बिना इकोनॉमी के भारत में माइग्रेशन पहली बार देखा जा रहा है। जब गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन होता है तो उसके पीछे एक इकोनॉमी होती है। गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होती नहीं है, शहरों में लोग रोजगार के लिए निकलते हैं, वहां कुछ कमाते हैं, कुछ वहां से कमाकर घर के लिए भेजते हैं और कुछ गांव की परिस्थितियों में रहते हुए शहर में पैसा बचाते हैं। जब गांव से शहर की तरफ अगर पलायन होता है, उसके पीछे इकोनॉमी है, तो शहर से गांव लौटने के पीछे भी दुनिया भर में इकोनॉमी रही है कि गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और पर कैपिटा इनकम और जिंदगी जीने की जरूरतें जो हैं अगर वो गांव में सस्ती है तो शहर में काम करने वाले मजदूर किसान वापस लौटते हैं। लेकिन भारत में जो पलायन हो रहा है, भारत में जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, इसके पीछे कोई इकोनॉमी काम नहीं कर रही है सिवाय इसके कि शहर में खाने के लिए रोटी नहीं थी और कहीं कोई रोजगार नहीं था तो गांव लौट चले, और गांव में कोई काम नहीं है। आज इन बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे और आपके सामने मीडिया के जरिए, सरकार के जरिए, अलग अलग संस्थानों के जरिए जो इस गांव की भी तस्वीर पेश की जा रही है, हमें लगता है आज उसकी रिपोर्टिंग हम करके आपको बतलाना चाहते हैं। इस दौर में आपने ध्यान दिया होगा मनरेगा को लेकर जो रिपोर्टिंग हो रही है, बड़ी शानदार रिपोर्टिंग हो रही है कि अब गांव में काम मिलने लगा है। सरकार ने भी मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। पिछले साल की तुलना में इस बार के बजट में 10,000 करोड़ पहले ही कम कर दिया था। पिछली बार 70,000 करोड़ था, इस बार 60,000 करोड़ कर दिया। खैर, लेकिन 40,000 करोड़ बढ़ा के कहा हम 1 लाख करोड़ रुपए मनरेगा के तहत देंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की तादाद पूरे देश में एवरेज कम हो गई है। जो जॉब कार्ड्स दिए जाते हैं वो एवरेज कम हो गए हैं। जो पैसे मिल रहे हैं उस पैसे में द्वन्नी और चौवन्नी तक की बढ़ोतरी हुई है, वह भी नहीं मिल पा रहे हैं। एवरेज इस देश के भीतर में जो किसान मजदूर मनरेगा के तहत काम करता है उसको हर रोज 20 से 25 रुपए से ज्यादा उसकी कमाई नहीं होती है अगर आप एवरेज निकालेंगे तो। इन बातों की जानकारी सामने नहीं लाई जाती है। तो आज जरा इन पन्नों को खोलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और इस स्थिति में सरकार के पास कोई वैल्यू चेन क्यों नहीं है? किसी भी सेक्टर को लेकर कोई वैल्यू चेन नहीं है, क्योंकि इन परिस्थितियों में जब हमने देखना शुरू किया कि सरकार जिन बातों का ऐलान करती है उसका असर किस रूप में पड़ रहा है, क्या वो पॉजिटिव है या नहीं है। मसलन आप एमएसएमई को लीजिए, शुरुआत इससे कीजिए, उसके बाद मनरेगा का जिक्र होगा। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ देने का जिक्र किया गया। आरबीआई के चेयरमैन ने जानकारी दी कि 3 लाख करोड़ तो नहीं, लेकिन अभी उसका 10% 30,000 करोड़ रुपया बैंकों में डाला गया है जिसके जरिए एमएसएमई को लाभ मिल सके। यानी 10% डाला गया। इस 10% का भी 10% यानी 3,000 करोड़ रुपए हम पहली बार देने जा रहे हैं। ऐलान कितने दिन से हो रहा है उसको भूल जाइए, पहली बार अभी भी दिया नहीं गया है, लेकिन ऐलान किया गया कि हम 3,000 करोड़ रुपए एमएसएमई को, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उनको दिया जाएगा। लेकिन उनकी तादाद कितनी है?
जिनके प्रोजेक्ट्स फाइनल हुए और जिनको दिया जाएगा लोन, उनकी संख्या है 22,000। 22,000 लोगों को 3,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। औसत निकलकर हर के हिस्से में आएगा 13,63,636 रुपए। अब आप बताइए 13 लाख में कौन सी इंडस्ट्री इस दौर में काम करने वाली है, जबकि 2 महीने से वह ना तो बिजली बिल दे पाया है, ना किराया दे पाया है, ना अपने मजदूरों का पेमेंट दे पाया है, ना जो माल था उसको बेच पाया है। नया माल लाने के लिए भी उसको पैसा चाहिए और मार्केट में डिमांड नहीं है। लेकिन एवरेज पहले राउंड में निकल कर आया 13,63,636 रुपए देंगे। कैसे संभलेंगी चीजें? स्टार्टअप की स्थितियां इस देश में डामाडोल हो गई। जो मुद्रा योजना के तहत था वह भी, जो 5,000 रुपए हर के हिस्से में आ रहे थे, वह भी नहीं बटे हैं। इतना ही नहीं, एफसीआई गोडाउन से अनाज राज्यों ने नहीं उठाया है, जो कि गैर राशन कार्ड धारी जो तकरीबन 8 करोड़ थे लोग, उनके लिए राशन राज्यों ने उठाया ही नहीं है। और उसके ठीक समानांतर जब इस देश में, उत्तर भारत में खासतौर से मौसम बिगड़ा है, तो जितनी बड़ी तादाद में वही अनाज बर्बाद हुआ है, जिसमें चना भी है और जिसमें गेहूं भी है, वह जितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर जो खुले में एफसीआई के गोडाउन रहते हैं, जहां बर्बाद हुआ है, उसके जरिए इस देश के मिनिमम जो है तकरीबन आप 3 करोड़ लोगों को वो अनाज बांट सकते थे। इतना बर्बाद हो गया। इसका मतलब है अनाज की कमी इस देश में नहीं है। अनाज की कमी इस देश में नहीं है क्योंकि किसान उपजाता है और किसान को आपने ताकत दे दी कि अब वो अपने कीमत को खुद तय करे। तो किसानों के लिए संदेश तो बहुत साफ है कि वह एकजुट हो जाएं और अब अपने अनाज की कीमत वो खुद तय करने लगे। क्योंकि जितनी कीमतें बीज की बढ़ी है, फर्टिलाइजर की बढ़ी है, डीजल की बढ़ी है, मंडी तक आवाजाही में बढ़ी है, बोरे तक की बढ़ गई है, मंडी में रसीद कटवाने तक की बढ़ गई है। इन परिस्थितियों में वह खुद तय करे। लेकिन क्या यह संभव है? खासतौर से मौजूदा वक्त में जिस तरीके का दबाव सरकार अपने एफसीआई गोडाउन तक ले जाने के लिए ही जिस अनाज को खरीदती है, क्या इस देश का किसान सरकार को कहेगा कि अब हम 1,836 रुपए में प्रति क्विंटल धान नहीं बेचेंगे, बल्कि अब हम 3,000 रुपए में बेचेंगे? आप खरीदेंगे इसे? क्या यह स्थिति संभव है? दरअसल बिना इकोनॉमी के देश कैसे चलता है, ये सारी चीजें, सारे निर्णय उसी के इर्द गिर्द सिमटे हुए हैं। क्योंकि जो गांव लौट रहे हैं, क्या उनको काम मिल रहा है? अब यहां पर उस मनरेगा पर आ जाइए जिसकी एक बेहद सुनहरी गुलाबी तस्वीर बार बार अलग मीडिया माध्यमों से भी रखी जा रही है। सरकार के इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार भी दिल्ली में बैठकर कह रही है कि हमने मनरेगा में देखिए 40,000 करोड़ बढ़ा दिया, इतना काम दे दिया। लेकिन आज जरा उसके भीतर का सच को समझने की कोशिश कीजिए। मनरेगा का मौजूदा सच यह है कि 2019 की तुलना में 2020 में मजदूरों की तादाद कम हो गई है। जो कुल वर्कर का जो डाटा है वो डाटा कम हो गया। 2019 में 27 करोड़ 82 लाख 63 हजार कुल मजदूर थे और 2020 में यह घटकर 26 करोड़ 97 लाख 38 हजार हो गए, यानी लगभग 85 लाख मजदूर कम हो गए सरकार के ही डाटा में। और जिसको हम लोग कहते हैं कि जिन्होंने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया, उनकी संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि जो बाहर से आए और उन्होंने जाकर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुनहरी तस्वीर तो यही रखी जाएगी, ऐसा है। क्योंकि 2019 में तकरीबन 14 करोड़ 31 लाख मजदूर थे जो कि जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे। 2020 में इनकी संख्या 14 करोड़ 42 लाख हो गई है, यानी तकरीबन 11 लाख की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये कौन से मजदूर हैं? क्या वाकई जो प्रवासी मजदूर थे, जो शहर छोड़कर गांव लौटे हैं, वो हैं? तो इसके भीतर एक दूसरी स्थिति देखिए। मनरेगा में काम के लिए एक जॉब कार्ड दिया जाता है। जॉब कार्ड जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों के जरिए जो दिया गया, उसकी तादाद 2019 की तुलना में 2020 में कम हो गई। यह भी कमाल की चीज है। 2019 में 8 करोड़ 22 लाख 16 हजार मजदूरों के पास जॉब कार्ड था और 2020 में यह कम हो गया, लगभग 66 लाख लोग कम हो गए, 66 लाख मजदूर कम हो गए और मौजूदा वक्त में जॉब कार्ड है 7 करोड़ 56 लाख लोगों के पास। तो जॉब कार्ड भी कम हो गए। इतना ही नहीं, जो एक्टिव वर्कर्स होते हैं, जिनके बारे में जिनकी संख्या आती है, वह भी सरकार ने कम माना है। जो मनरेगा के दायरे में 2019 में 12 करोड़ 11 लाख 58 हजार मजदूर थे जो एक्टिव वर्कर थे। 2020 में यह कम होकर 11 करोड़ 72 लाख
54,000 हो गए, यानी तकरीबन 39 लाख मजदूर यहां भी कम हो गए। ये कौन सी स्थिति है? लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, इसके भीतर की स्थिति हमने खास तौर से 3 राज्य लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में मजदूर वापस अपने गांव लौटे हैं। तो क्या उन्हें काम मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो मजदूर पहले से काम कर रहे थे उनकी संख्या भी कम हो गई है, और इस देश के भीतर में जिन्हें अनाज और जो काम करने के बदले जिन्हें पैसा मिलता है वो कितना कम मिलता है, वो औसत भी डराने वाला है। औसत की स्थिति को पहले जान लीजिए, क्योंकि ये डराने की स्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी कम तादाद में पैसा मिलता है, ये वाकई कल्पना के परे है। उत्तर प्रदेश के भीतर में जो टोटल वर्कर्स की तादाद है वो तकरीबन 2020 में 2 करोड़ 60 लाख है। इसमें से जो एक्टिव वर्कर माने जाते हैं, जिनको काम चाहिए, उनकी तादाद 1 करोड़ 8 लाख मानी गई है। लेकिन जिनके पास जॉब है उनकी संख्या सिर्फ 88 लाख है। यानी टोटल अप्लाई करने वाले मजदूरों की तादाद थी 1 करोड़ 86 लाख उत्तर प्रदेश में, जॉब कार्ड मिला सिर्फ 88 लाख को। बिहार में 1 करोड़ 87 लाख लोगों ने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया, मनरेगा का जॉब कार्ड मिला 54 लाख लोगों को। झारखंड में अप्लाई किया 50 लाख मजदूरों ने, मिला 23 लाख मजदूरों को जॉब कार्ड मिला। और इसी तरीके से एक्टिव वर्कर्स जो थे, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश में 2019 में भी जितनी संख्या, जैसे टोटल वर्कर्स की तादाद जो थी वह 2 करोड़ 66 लाख थी, उतनी ही 2020 में है। जो एक्टिव वर्कर थे वह भी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख थे, इस समय कम हो गए हैं, 1 करोड़ 8 लाख हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में कमोवेश वही है, 64 लाख 8 हजार, 64 लाख 8 हजार 2020 में भी है। झारखंड में भी वही है, 29 लाख 90 हजार, अभी भी 29 लाख 90 हजार वर्कर्स वही हैं। यानी वर्कर्स जो लौटे हैं उनकी संख्या अभी कहीं भी काउंट नहीं हुई है। और जिस बात का जिक्र, जो डराने वाला जिक्र हम आपसे कर रहे थे, अगर एवरेज निकालते हैं तो इस देश के भीतर में मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए 100 दिन का, लेकिन बीते 5 बरस का सच यह है कि काम मिला है लगभग 50 दिन से भी कम का। और यह कमोवेश स्थिति हर राज्य की है। हर राज्य दर राज्य स्थिति देखते चले जाइए और इसके बाद जरा टटोलना शुरू कीजिएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमने जो निकाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए डराने वाले हैं क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स के भीतर का सच क्या है जरा ये जानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन 3 राज्यों में तकरीबन 4 करोड़ 83 लाख घर हैं, ग्रामीण घर हैं। इसमें मनरेगा का औसत काम इन 3 राज्यों में दिया गया है सिर्फ 38 दिन का। 38 दिन का देने का मतलब है कि अगर 200 रुपए के हिसाब से आप 38 दिन को जोड़ते हैं तो ये 7,400 रुपये आता है साल का, यानी 1 महीने का 616 रुपये, यानी 1 दिन का 20 रुपये 50 पैसे। उससे कुछ बेहतर स्थिति वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की है। यहां पर तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख ग्रामीण घर हैं और इनको 52 दिन का काम मिला। एवरेज 200 रुपए के हिसाब से 52 दिन का काम मिलता है तो एवरेज हो जाता है, ये पिछले 5 साल का एवरेज हम बता रहे हैं, 2015 से 2020 तक की स्थिति बता रहे हैं, तो 10,400 रुपए साल की कमाई, महीने की कमाई 866 रुपए, एक दिन की कमाई 28 रुपए 80 पैसे। कुछ और बेहतर स्थिति है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की। यहां पर तकरीबन 3.5 करोड़ ग्रामीण घर हैं और इसमें काम मिला है औसत 54 दिनों का। 200 रुपए के हिसाब से 54 दिनों का काम साल भर का 10,800 रुपए एक महीने का, यानी एक साल का, यानी 1 महीने का 900 रुपया, यानी 1 दिन का 30 रुपया। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बहुत खराब है। नॉर्थ ईस्ट में एवरेज काम 44 दिन का है, 200 रुपए के हिसाब से 44 दिन यानी 8,800 रुपए एक साल का। 880 रुपये, 8,800 रुपये को अगर आप 12 से भाग देंगे महीने में तो एक पड़ेगा उसका 733 रुपये और एक दिन का पड़ेगा 24 रुपये 22 पैसे। इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद जो कि गांव में रहती है और गांव में लगभग जितनी बड़ी तादाद में घर हैं और 26 करोड़ मजदूरों को ही जोड़ें या घरों को जोड़ें तो उनकी आय 20 से 30 रुपये के बीच में ही रेंग रही है प्रतिदिन की। और यही साल का हिस्सा है जिसमें 7,000 से लेकर 10,000 तक की स्थिति आती है। साल दर साल एवरेज निकालिएगा तो सिर्फ चुनावी साल जो 2019 का था तो 2018-19 में एवरेज काम मिला 50 दिन का, जो सबसे ज्यादा है आज तक।
तो मनरेगा का गुलाबी चेहरे के पीछे का सच यह है कि हम संख्या तो दिखा देते हैं, इतने लोगों को काम दे रहे हैं, इतने करोड़ लोगों को, लेकिन जो लोग लौटे उनके पास काम नहीं है। जो पहले से वहां थे उन्होंने जब देखा लोग लौट रहे हैं तो उन्होंने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया है, और इसीलिए जॉब कार्ड के अप्लाई करने वालों की तादाद झटके में बढ़ गई है, और यह स्थिति कमोवेश हर राज्य में हुई है। और लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों की तादाद कम हो गई है। अगर यह स्थिति है और अगर इस स्थिति में पिछले 5 साल को हम लोग आकलन करना शुरू करें तो आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि आज की तारीख में अगर एक मजदूर को 200 रुपये मिलते हैं तो 5 साल पहले उसको मिलते थे 161 रुपये। तो जिंदगी में इतनी बड़ी तादाद में लोगों के हिस्से में दवन्नी और चवन्नी की बढ़ोतरी होती है। ये है मनरेगा का सच। और उस मनरेगा के सच के समानांतर का सच दूसरा ये है कि दरअसल जो चकाचौंध दिखाई जा रही है उसमें जो लोग गांव लौटे हैं, इस देश के पास इकोनॉमिक विजन क्यों नहीं है, जिस बात का हम जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं, उसका सच ये है कि बिहार जैसी जगह में बिहार के जो डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, वो कह रहे हैं कि जो मजदूर लौटे हैं उनको हम अपने यहाँ काम देंगे। काम कैसे देंगे? उनका कहना है उनके लिए वो करा रहे हैं, एक ड्राफ्ट बना रहे हैं और उसके जरिए हम उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जिस जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी वाले को कहेंगे कि अब वो कंपनी यहां के लगा ले। ये इकोनॉमिक्स आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी कि जहां पर प्यासे हैं वहां पर कुआं ना खोद के, जहां पर कुआं था उस कुएं वाले को कहेंगे कुआं उठाकर यहां ले आओ। यानी हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और हमारे पास यह भी विजन नहीं है कि किसी राज्य को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। और बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बेरोजगारी में 40% पार की स्थिति है। खासतौर से झारखंड की स्थिति तो 59% बेरोजगारी की हो गई है, बिहार की स्थिति 44% हो गई है। रोजगार है नहीं, ग्रामीण जीवन में बदहाली की स्थिति है, निरस्ता है, और उसमें हम चीज़ों को कैसे ठीक करें तो हमारे पास कोई विजन नहीं है। केंद्र सरकार कहती है हमने खुली इजाज़त दे दी, अब आप जो मन चाहे जितनी कीमत में अनाज बेच सकते हैं। किसे बेचेंगे अनाज? कैसे बेचेंगे अनाज? मंडी तक उस किसान के अनुकूल नहीं है, ट्रैक्टर उसके अनुकूल नहीं है, कैसे बेचेंगे? एफसीआई की कीमत उसके अनुकूल नहीं है, सरकार को जो कीमत चाहिए उस कीमत को उसको देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। तो इन स्थितियों में हमारे पास जब कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है या इकोनॉमिक समझ नहीं है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में माइग्रेंट मजदूरों को काम कैसे देंगे, कैसे रोकेंगे? स्वावलंबी गांवों को बनाने की सोच के लिए हमारा आग्रह तो तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से है कि एक बार ग्राम स्वराज पढ़ लीजिए। अगर आपको महात्मा गांधी में जरा सी भी रुचि हो तो महात्मा गांधी ने जो हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज लिखा उसे ही पढ़ लीजिए। वो किस रूप में उसको स्वावलंबी बनाना चाहते थे या आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, और उसमें आपका योगदान क्या होता, यानी स्टेट का योगदान क्या होता, इसका जिक्र भी किया गया है। लेकिन कहने भर से चीजें नहीं चल पा रही हैं, और शायद कहने भर से जब नहीं चल पाती है कीमत स्थितियां, तो सारी स्थिति डामाडोल गांव से लेकर शहर तक पस्त कर रही है। और ये स्थिति पहली बार इस रूप में हमारी आंखों के सामने खड़ी हो गई है, जहां पर हर तबके को लेकर एक संकट की स्थिति है, क्योंकि जो चेन होती है उस चेन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एक वैल्यू चेन भी कोई चीज होती है। हवाई जहाज शुरू कर रहे हैं तो गाड़ियां भी तो शुरू करनी होगी जो हवाई अड्डे तक छोड़ दे। रेलगाड़ी शुरू कर रहे हैं तो उसमें पानी और भोजन की व्यवस्था भी तो करनी होगी। अगर शहर को खोल रहे हैं तो दुकानें भी तो खोलनी होंगी। दुकान खोल रहे हैं तो वहां पर माल को बेचने की स्थिति और माल खरीदने की स्थितियां भी तो पैदा करनी होंगी। लेकिन कोई चेन फिलॉसफी है ही नहीं इस देश में सरकार के भीतर में, और हर जिम्मेदारी से सरकार पल्ला झाड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो विजन नहीं है। देश को चलाना कैसे है, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है, उसको पता ही नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए वो निर्णय कल क्या लिए गए, आज क्या लिए जा रहे हैं, दोनों में कोई तालमेल भी आपको नजर नहीं आएगा, और एक के बाद एक निर्णय हर कैबिनेट बैठक में आने वाले वक्त में भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि स्थिति अनुकूल नहीं है। कॉरपोरेट को चलाना है तो एफडीआई आ जाइए, इंडस्ट्री चलानी है तो एफडीआई आ जाइए, गांव को चलाना है तो किसान खुद ही तय करने लगे अपनी की। कौन सी स्थिति है ये? इसका मतलब है कि स्टेट फेल हो चला है। स्टेट को ये समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें संभलती कैसे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस जो इस देश में आज़ादी के बाद से लगातार चला आ रहा था, हर राजनीतिक सत्ता ने उसे ही भोगा है, और उसको भोगने के दौरान उसने अपने वोट बैंक के अनुकूल की परिस्थितियों को जिया है। उसने इस देश के बारे में कभी सोचा नहीं। पहली बार देश सामने खड़ा है और इस रूप में खड़ा है कि अब जैसे चाहे इसे आप गढ़िए, तो पता चल रहा है हम तो कुछ करना जानते ही नहीं है।
हमारे लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि G7 की बैठक में हम शामिल हो जाएं। हमारे लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब फिर से यात्राओं का दौर शुरू हो जाए। और यही हाल मुख्यमंत्रियों का है, एक लंबी कतार है। कोई स्टेट स्वावलंबी कैसे होगा इसकी कोई समझ अगर स्टेट को नहीं है तो सेंटर को भी नहीं है। और सेंटर की इकोनॉमिक का ढांचा जो अब कैबिनेट की बैठक में नजर आने लगा है वो कम से कम अब स्टेट में भी नजर आएंगे। और इसके बाद झगड़ा शुरू होगा, हमें इतना पैसा चाहिए, इसको इतना पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? जाहिर है ये पैसा टैक्स देने की स्थिति में जनता नहीं होगी तो देश बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसीलिए जो मूडीज है या फिर जो S&P है या फिट्स है, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संदेश दे रहे हैं भारत के रिफॉर्म कमजोर हो चले हैं, भारत के भीतर के बैंक कमजोर हो चले हैं, भारत का कोर सेक्टर कमजोर हो चला है, भारत की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसको संभालने की स्थिति में आप नहीं आ पा रहे हैं, जो मार्केट इकोनॉमी थी उसको संभालने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। तो रेटिंग क्या किस बात की जाए आपकी? जी, ये एक डंप यार्ड बनाने की स्थिति में भारत को लाकर खड़ा किया जा रहा है। सचेत हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।